आज हम बात करेंगे फॉरेन एक्सचेंज रेट की कि फॉरेन एक्सचेंज रेट माइक्रो इकोनॉमिक फॉरेन एक्सचेंज रेट। ठीक है ना, ये हमारे पास चैप्टर नंबर 10 है। ठीक है, व्हाट इज डू यू नो द फॉरेन एक्सचेंज रेट। ठीक है, तो थोड़ा कॉन्सेप्ट समझते हैं फॉरेन एक्सचेंज रेट का कि फॉरेन एक्सचेंज रेट होता है क्या है। देखो सपोज करो हमारे पास क्या होता है, जब हमारे पास ट्रेड होती है, ट्रेड और ट्रेड में हमारे पास होता क्या है, ट्रेड में एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट। एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट जो होता है वो दो कंट्रीज के बीच में हो रहा है। मान लो हमारे पास क्या है, हमारे पास इंडिया है, इंडिया और यहाँ पर हमारे पास क्या है, अमेरिका। इंडिया और अमेरिका के बीच में क्या हो रहा है, एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट। तो हम दो कंट्रीज आपस में क्या करती है, ट्रेड करती है, तो उन्हें क्या चाहिए होता है, हर देश की फॉरेन एक्सचेंज, फॉरेन एक्सचेंज चाहिए होता है। फॉरेन एक्सचेंज का मतलब होता है कि फॉरेन करेंसी। कौन सी करेंसी भाई हमारे पास, फॉरेन करेंसी। हमें फॉरेन करेंसी चाहिए होती है। अब देखो इंडिया के अंदर जो होता है रुपीज होता है और अमेरिका का क्या होता है हमारे पास, डॉलर। तो इन दोनों को क्या है, आपस में एक्सचेंज करने की ज़रूरत होती है। ठीक है, क्या करने के लिए, डील करने के लिए। तो ये पूरा चैप्टर सी के ऊपर है कि जब हम क्या करते हैं, एक कंट्री दूसरी कंट्री के साथ डील कर रही है, वो ट्रेड कर रही है, तो उससे क्या है, दूसरी कंट्री की क्या चाहिए, करेंसी चाहिए। तो उस करेंसी को हम कैसे एक्वायर करते हैं, उसको हम क्या करेंगे, किस तरीके से सेल करते हैं और किस तरीके से हम क्या करते हैं, उसको बाय कर रहे हैं, इस चीज़ की बातें हम क्या करेंगे। ठीक है, और किस बेस पे हम इसे क्या करते हैं, कौन सा रेशो है, कौन सी रेट है, जिस रेट पे हम क्या करें, एक कंट्री दूसरी कंट्री से क्या करती है, फॉरेन एक्सचेंज खरीदती है, फॉरेन करेंसी खरीद लेती है। तो वो रेट क्या है, इस चैप्टर के अंदर बात करेंगे कि उसका इम्पैक्ट क्या पड़ता है, एक्सपोर्ट पर, इम्पोर्ट पर, नेशनल इनकम पे फॉरेन एक्सचेंज रेट का क्या इम्पैक्ट पड़ता है, उसकी क्या करेंगे हम इस चैप्टर के पूरे चैप्टर के अंदर क्या करेंगे, बात करेंगे। ठीक है, तो हम बात करते हैं, ये रिवीजन सीरीज चल रही है। तो अब कह रहा है फॉरेन एक्सचेंज। तो फॉरेन एक्सचेंज की मीनिंग क्या होती है, पहली बात तो यही कि फॉरेन एक्सचेंज होता क्या है। तो ये कह रहा है हमारे पास जो फॉरेन एक्सचेंज है यार, फॉरेन एक्सचेंज रेफर टू द ऑल फॉरेन करेंसी। तो फॉरेन करेंसी का मतलब, फॉरेन एक्सचेंज का मतलब है फॉरेन करेंसी, और फॉरेन करेंसी का मतलब होता है डोमेस्टिक करेंसी को छोड़कर जितनी भी हमारे पास क्या होती है, करेंसी होती है, किसी भी देश की करेंसी हो, सारी की सारी हमारे लिए क्या है, फॉरेन करेंसी है। कह रहा है कि अदर देन, क्या कह रहा है वो, फॉरेन करेंसीज है हमारे पास अदर देन द डोमेस्टिक करेंसी। तो डोमेस्टिक करेंसी मतलब हमारे देश की करेंसी छोड़कर, इंडियन करेंसी छोड़कर जितनी भी हम इंडिया वाले के लिए सारी की सारी क्या है, फॉरेन करेंसी कहलाएगी। अब इसका एग्जांपल है कि जैसे हमारे पास इंडिया, इंडिया इज द डोमेस्टिक कंट्री एंड इंडिया के पास क्या होता है भाई, रुपीज। इसी तरीके से ऑल अदर कंट्रीज जो होती है हमारे पास, उनके पास क्या है, फॉरेन करेंसी, लाइक हमें क्या, यूएस डॉलर। तो हमारे पास क्या, अमेरिका के पास यूएस डॉलर होता है। जिसी तरीके से हमारे क्या होता है, ब्रिटिश, ब्रिटिश में क्या होता है, पाउंड होता है। कुवैत के अंदर क्या होती है, हमारी डीआर होती है, केडी होती है। इसी तरीके से हमारे पास आर द फॉरेन इंडियन रुपीज़। ठीक है, तो इसे क्या कहते हैं, फॉरेन इंडियन रुपीज़। अब कह रहा है, एक तो चीज़ हमें पता हो गया कि फॉरेन एक्सचेंज होता क्या है हमारे पास। दूसरा कह रहा है कि फॉरेन एक्सचेंज रेट क्या है। कह रहा है फॉरेन एक्सचेंज एक ऐसी रेट है जिस रेट पे हम क्या करते हैं, इंडियन रुपीज़ को डॉलर में कन्वर्ट कराते हैं। सपोज करो हमारे पास क्या है, $1। ठीक है, अभी कह रहा है कि हमारे पास अभी जो डॉलर का रेट चल रहा है, कि अगर हमें $1 बाई करना है, ठीक है, अगर $1 बाई करना है, तो $1 की जो रेट चल रही है वह 90 समथिंग 82 समथिंग चल रही है। इसका मतलब हमें क्या मिलेगा, इसमें $1 मिलेगा। ठीक है, क्या मिलेगा हमें, $1। $1 बाई करना है तो 90.82 रुपीज़ पे करने पड़ेंगे सेम। तो इसका मतलब क्या है, $1 के लिए जो हम पे कर रहे हैं वो हमारी क्या है, रेट आ गई। तो ये रेट क्या आएगी, $1 के लिए हम क्या कर रहे हैं, 1982 रुपीज़ को पे ऑफ कर रहे हैं। तो ये हमारे पास क्या है, एक रेट है जिस रेट पे हम क्या कर रहे हैं, कि रुपीज़ देकर $1 ले रहे हैं। सेम, तो यही कह रहा है हमारे पास। ठीक है, तो कह रहा है कि फॉरेन एक्सचेंज रेट क्या है हमारे पास, एक रेट है जिस रेट पर ए वन करेंसी इज एक्सचेंज विद द करेंसी ऑफ अदर कंट्री। कह रहा है सिमिलर, कह रहा है कि रिप्रेजेंट द प्राइस, किसको कराइए, प्राइस ऑफ वन करेंसी इन टर्म ऑफ द अदर करेंसी। फॉर एग्जांपल ये दे रखा है, ₹80 का रेट है हमारे, पेड करेंगे क्या करने के लिए, $1 को बाई करने के लिए। तो हमारे पास जो रेट आ रही है वो कितनी आ रही है भाई साहब, $1 खरीदने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ₹80 पे ऑफ करने पड़ेंगे। तो ये हमारे पास क्या है, एक्सचेंज रेट हो गई। ठीक है, ये हमारे पास क्या हो गई, एक्सचेंज रेट। सेम इसी तरीके से वो कह रहा है कि हमारे पास इस एक्सचेंज रेट को डिटर्मिनेशन करने के लिए, यार इसको एक्सचेंज रेट को डिटर्मिनेशन करने के लिए हमारे पास कितने मेथड है। तो ये मेथड की बात कर रहा है, मेथड और सिस्टम्स की बात कर रहा है, कि हमें क्या करना है, फॉरेन एक्सचेंज रेट डिटर्मिनेशन करनी है। क्या करनी है, डिटर्मिनेशन ऑफ एक्सचेंज, एक्सचेंज रेट। इस रेट को डिटर्मिनेशन करने के लिए हमारे पास कितने, तीन सिस्टम है, कि तीन सिस्टम्स की बात हो रही है। तो हमारा पहला सिस्टम होता है वो कौन सा, फिक्स रेट सिस्टम, फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम। ठीक है, तो कौन सा हमारे पास, फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम।
पहला हमारे पास है फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम, और इसी को हम क्या कहते हैं, पैक्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम। दूसरा हमारे पास क्या है, फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम, और इसे हम कहते हैं कि फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम, दूसरा नाम है। अब लास्ट में कह रहा है कि मैनेज्ड फ्लोटिंग, किसकी बात कर रहा है, मैनेज फ्लोटिंग। तो तीन सिस्टम है जिसके अंदर हमारे पास क्या, फॉरेन एक्सचेंज रेट को हम डिटर्मिनेशन करते हैं। तो आज बात करते हैं पहले वाले सिस्टम की। पहला वाला सिस्टम क्या था, क्या अब ये कह रहा है कि हमारे पास फिक्स, जैसा कि हम कह रहे हैं फिक्स, कि फिक्स का मतलब है कि हमारे पास जो रेट रहने वाला है वो एक बार फिक्स कर दिया जाएगा, उसको क्या है बहुत रियरली केस में क्या करेंगे, हम चेंज करेंगे। तो फिक्स की बात कर रहा है कि हमारे पास क्या है, फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम। तो पहला क्या, फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम, देखो एक ऐसा सिस्टम है जिसके अंदर एक्सचेंज रेट सिस्टम इज अ सिस्टम अंडर विच एक्सचेंज रेट जो होती है वो डिटरमाइन की जाती है बाय सेंट्रल बैंक। किसके द्वारा की जाएगी, सेंट्रल बैंक क्या करेगा कि वो एक्सचेंज रेट को फिक्स करेगा। अब कह रहा है कि जो रेट होती है डज नॉट चेंज विद द चेंज इन डिमांड एंड सप्लाई। कह रहा है अगर डिमांड और सप्लाई चेंज होगी, डिमांड होगा चेंज होगी, सप्लाई चेंज होगी किसकी, फॉरेन करेंसी की, तो ये बिल्कुल भी चेंज नहीं होती, इसका कोई इफेक्ट नहीं करा। चेंज करने का अधिकार किसके पास, ओनली गवर्नमेंट कैन चेंज इट्स रेट। तो इस रेट को चेंज करने का अधिकार किसके पास है, गवर्नमेंट के पास है। गवर्नमेंट इस रेट को क्या कर सकती है, चेंज कर सकती है। दूसरा कह रहा है कि कितने प्रकार के होते हैं, कह रहा है कि मेथड दो प्रकार के हैं, ठीक है ना, दो तरीके से यहाँ क्या करते हैं हम डिटर्मिनेशन करते हैं एक्सचेंज रेट का। पहला वाला कौन सा, हमारा गोल्ड स्टैंडर्ड, कि हम क्या लेते हैं बेसिक। हमें ना देखो कह रहा है कि इस सिस्टम के अंदर, फिक्स के अंदर हमें कुछ बेसिक लेना, बेस लेना पड़ता है कि जिसके आधार पर हम क्या कर रहे हैं, फॉरेन एक्सचेंज रेट को फिक्स करेंगे कुछ ना कुछ आधार। तो पहला हमने गोल्ड स्टैंडर्ड सिस्टम माना है कि हम गोल्ड के आधार पर क्या करेंगे, फॉरेन एक्सचेंज रेट को फिक्स करेंगे, जो हमारा गोल्ड होता है गोल्ड के आधार पे। ये ठीक है, कहना चाह रहा है कि मान लो सपोज करो हमारे पास एक कंट्री में जो गोल्ड है, एक कंट्री में हमारे पास जो गोल्ड है, ठीक है ना, हमारे पास एक कंट्री में जो गोल्ड है, ठीक है, मान लो हमारे पास यहाँ पर हमारे पास क्या है, इंडिया। अब इंडिया के अंदर, ठीक है, एक इंडिया है हमारे पास, ये अमेरिका। अब कह रहा है कि अगर मैं यहाँ पर 1 ग्राम गोल्ड लेता हूँ, तो 1 ग्राम गोल्ड जो पड़ रहा है ना मुझे यहाँ पर 50 रुपए का पड़ रहा है। सेम अमेरिका के अंदर जो 1 ग्राम गोल्ड है वो पड़ रहा है मेरा 5 रुपए का। तो हमने क्या 1 ग्राम गोल्ड को क्या माना, बेस माना, और यहाँ भी 1 ग्राम गोल्ड को बेस माना, कि यहाँ पर जो 1 ग्राम गोल्ड है वो 50 रुपए का, कितने का है, 50। और सेम इसी तरीके से यहाँ पर 1 ग्राम जो गोल्ड है वो कितने का है हमारे पास, $5 का। कितने डॉलर का है यहाँ पर, $5। तो हमने रेशो बनाया सिंपल सा कि अगर हमें यहाँ पर 1 ग्राम गोल्ड खरीदना है 50 रुपए का, और वहाँ पर अगर हमें गोल्ड खरीदना है 5 ग्राम का, तो जो हमारा रेशो आया है वो आया है 10:1, 10:1। अगर बात करें कि अगर मुझे $1 खरीदना है तो मुझे कितने ग्राम, कितना 10, ठीक है। तो इसके ब्याज पे हमने 1 ग्राम कितना बैठ रहा है, हमारा ये रेशो निकल के आया है, ये रेट है कि हम अगर मुझे यहाँ पर क्या करना है $1, अब मुझे क्या करना है 1 ग्राम गोल्ड है, तो 1 ग्राम गोल्ड कितने का है, $5 का, तो यहाँ पर 1 ग्राम गोल्ड कितने का है हमारा, 50 रुपए का। तो हमने निकाल दिया कि 1:10:1। तो ये रेट रहने वाला है कि अगर हमें 1 ग्राम चाहिए तो इसके आधार पर हम क्या करते हैं, फॉरेन एक्सचेंज को, फॉरेन करेंसी को चेंज करते हैं। ठीक है, तो क्या रहा, बेस माना हमने गोल्ड, किसको गोल्ड माना था, गोल्ड को बेस। तो देखो ये कह रहा है कि सिंपल से कह रहा है कि अंडर, कह रहा है कि गोल्ड वॉज बी अ कॉमन, कह रहा है कि कॉमन यूनिट ऑफ अ पैरिटी। पैरिटी का मतलब सबके साथ सेम रहना, बिटवीन द करेंसीज एंड डिफरेंट कंट्री। तो अलग अलग कंट्रीज के अंदर करेंसी रहने वाली है डॉलर, क्योंकि हर कंट्री के पास क्या होता है, डॉलर का रेट होता है। अब ये कह रखा है कि ईच कंट्री हैड कन्वर्ट्स इट्स करेंसी इनटू द गोल्ड। तो क्या करें, हर कंट्री क्या कराएगी, पहले अपने गोल्ड रुपये करेंसी गोल्ड में कन्वर्ट कराएगी, उसके बाद क्या होगी, वो एक्सचेंज कराएगी किसी भी कंट्री में। अब कह रहा है कि एक्सचेंज रेट वॉज डिटरमाइंड बेसिस ऑन दिस, और इसके बेस पे क्या कर रहे हैं, हम फॉरेन एक्सचेंज को डिटरमाइन कर रहे हैं। अब कह रहा है कि द वैल्यू ऑफ वन country's currency was fixed against the value of another country करेंसी। तो हम क्या कर रहे हैं, एक कंट्री की जो करेंसी फिक्स की जाएगी वो दूसरी कंट्री के लिए फिक्स हो जाएगी। अब देखो फॉर एग्जांपल कह रहा है कि अगर हमारे पास यहाँ पर 50 रुपए का 5 ग्राम गोल्ड है, ठीक है, 5 ग्राम गोल्ड लिया है, और कह रहा है कि इन इंडिया एंड बोला है कि $1 का हमारे पास क्या है, 5 ग्राम, ठीक है ना, ये 5 ग्राम है, ठीक है, यहाँ पर, ठीक है ना, इसको काट देते हैं। तो ये क्या है, 5 ग्राम हमने गोल्ड लिया है, क्या लिया है, 5 ग्राम गोल्ड। तो 5 ग्राम हमने गोल्ड लिया है यहाँ पर, तो रेशो क्या है हमारा निकल के 1:5 का रेशो निकल के आया है कि यूनाइटेड स्टेट के अंदर 50, यहाँ 50 रुपये का $1, तो इसका मतलब 1:5 का हमारा निकल के आया कि अगर $1 खरीदना है तो हमें 50 रुपये देने पड़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा हो गया। अब इस कह रहा है कि इसका दूसरा नाम भी है, ठीक है ना, इसका दूसरा नाम। अब देखो कह रहा है कि द एक्सचेंज रेट इज कॉल्ड द मिंट पैरिटी सिस्टम ऑफ एक्सचेंज, मिंट पैरिटी सिस्टम ऑफ एक्सचेंज इसका दूसरा नाम है, ठीक है। अब कह रहे तो मिंट का वैल्यू का मतलब होता है गोल्ड का प्राइस, गोल्ड की वैल्यू। तो कह रहा है कि इसका मतलब रेफर टू द गोल्ड वैल्यू ऑफ द करेंसी, करेंसी के गोल्ड वैल्यू को क्या कहते हैं, मिंट वैल्यू ऑफ द करेंसी। तो मिंट वैल्यू ऑफ द करेंसी हमें समझ आ गई, सिंपल था हमारा क्या, गोल्ड के बेस पर। अब देखो हुआ क्या, जैसे जैसे चेंज आते रहे, हमने क्या
अरे ब्रिटेन वुड सिस्टम लेके आए हम। कौन सा सिस्टम लेके आए? ब्रिटेन वुड सिस्टम ऑफ एक्सचेंज रेट। अब इसके अंदर क्या हुआ, देखो हमने इंट्रोड्यूस करा 1944 के अंदर, कौन सा? क्या? ब्रिटेन वुड सिस्टम। अब देखो इसके अंदर क्या हुआ, हमने ना गोल्ड को हटाया, गोल्ड को, क्योंकि गोल्ड का हमें बहुत ज़्यादा रिजर्व रखना पड़ जाता था, हमने गोल्ड हटाया, गोल्ड हटाने आके हम क्या लेके आए? गोल्ड की जगह पे हमने क्या किया? डॉलर को लेके आए, ठीक है ना। अभी कह रहा है कि अंडर, right under this system gold was replaced by the यूनाइटेड स्टेट डॉलर। तो यूनाइटेड स्टेट डॉलर में हमने क्या कर दिया? उसको कन्वर्ट। अब कह रहा है कि डिसीजंस ऑफ द क्रियोसिस एंड सिस्टम वाज स्टैब्लिश। अब देख रहा है कि विद द डॉलर एट द सेंटर, हमने क्या माना? हमने डॉलर को सेंटर मान लिया। हमने डॉलर को क्या माना? सेंटर मान लिया डॉलर को, कि जो हमारा डॉलर था उसको हमने क्या माना? सेंटर है। कि इस बार हमने गोल्ड को हटाया, गोल्ड को हटाने के बाद हम क्या लेके आए? यहाँ पर डॉलर लेके। अब देखो कह रहा है कि जितनी भी कंट्री थी, और सेम है कि वी आर प्लग्ड सिंगल करेंसी, हमने क्या करी? सारी की सारी करेंसी को क्या करा? प्लग्ड कर दिया। किसके साथ में? यूएस डॉलर के साथ। अब ये कह रहा है कि ऑल कंट्रीज वर रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट देयर करेंसी वैल्यू इनटू द यूनाइटेड स्टेट डॉलर। तो हमने यूएस, मतलब जितनी भी कंट्री थी, उनको क्या करना है? अपने ही करेंसी को यूनाइटेड स्टेट डॉलर के अंदर क्या कराना है? कन्वर्ट कराना है। पहले वो डॉलर के अंदर कन्वर्ट कराएगी, उसके बाद क्या करेगी? आपस में किसी भी कंट्री के साथ क्या कर सकती है? एक्सचेंज कर सकती है। अब कह रहा है कि दिस सिस्टम गिव राइज टू ऑफ आईएमएफ। तो इसने किसको जन्म दिया? इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड को इसने जन्म दिया, ठीक है। एज कह रहा है कि सेंट्रल इंस्टीट्यूट इन इंटरनेशनल मॉनेटरी सिस्टम। तो इंटरनेशनल मॉनेटरी सिस्टम के अंदर क्या है? ये सेंट्रल इंस्टीट्यूट बना, तो इसने जन्म दिया। तो हमारे पास क्या है कि एक आधा गोल्ड की, गोल्ड के आधार पर हमने क्या करा? पहले गोल्ड के आधार पर फॉरेन एक्सचेंज, मतलब गोल्ड के आधार पर फॉरेन करेंसी का रेट फिक्स करा है, डिटरमाइन करा है। अब हर देश को गोल्ड वाले में, हर करेंसी को, हर कंट्री को क्या करना? पहले अपना डॉलर चेंज करवाना, अपनी करेंसी को क्या है? गोल्ड में चेंज करवाना पड़ेगा। गोल्ड में चेंज करवाने के बाद वो क्या कर सकते हैं? एक दूसरे से बाय और सेल कर सकते हैं। सेम हमने इसको 1944 में हटाया और ब्रिटेन वुड क्या ब्रिटेन वुड प्रणाली लेके आए, और ब्रिटेन वुड सिस्टम के अंदर हमने क्या करा? उसको गोल्ड को हटा के यूएस डॉलर लेके आए। अब जितनी भी कंट्रीज हैं उनको क्या करना? सबसे पहले अपने गोल्ड को, अपनी करेंसी को क्या करना? डॉलर में कन्वर्ट कराना। फिर डॉलर में कन्वर्ट कराने के बाद वो किसी भी कंट्री के साथ क्या कर सकती है? चेंज कर सकती है। तो ये हमारे पास क्या है। अब कह रहा है इसके कुछ फायदे भी हैं, ठीक है ना। तो कह रहा है इसके मेरिट, अब कह रहा है इसके मेरिट और इसके डिमेरिट्स भी, क्योंकि मेरिट और डिमेरिट दोनों के होते हैं। पहले देखो उसका फायदा, कह रहा है इसका मेरिट क्या था? कह रहा है कि इट प्रोवाइड द स्टेबिलिटी, इसमें क्या आती है? स्टेबिलिटी ऑफ एक्सचेंज रेट मार्केट। तो एक्सचेंज रेट मार्केट के अंदर स्टेबिलिटी आ गई, और स्टेबिलिटी आने का मीन्स क्या है? कह रहा है देखो, ना तो फॉरेन एक्सचेंज रेट इंक्रीज हो रहा है, ना ही फॉरेन एक्सचेंज रेट डिक्रीज हो रहा है। जो गवर्नमेंट ने फिक्स कर दिया वो फिक्स रहेगा, कि आज भी वही है, कल भी वही है, और 10 दिन बाद भी क्या रहने वाला है? वही सेम टू सेम रहने वाला। तो मार्केट में क्या आ गई? स्टेबिलिटी आ गई। किसी को अनसर्टेनिटी नहीं है कि कल प्राइस बढ़ सकता है या प्राइस कम हो सकता है, सबको पता है कि प्राइस क्या है? एकदम फिक्स है। तो ये कह रहा है कि क्या? नो अनसर्टेनिटी विद द रिस्पेक्ट ऑफ एक्सचेंज रेट। फॉरेन एक्सचेंज रेट में क्या है? कोई सी भी अनसर्टेनिटीज नहीं रही। क्या होता है अनसर्टेनिटी? कई बार फॉरेन एक्सचेंज रेट इंक्रीज हो जाती है और कई बार फॉरेन, तो कह रहा है कि जो फॉरेन एक्सचेंज रेट है ना तो हमारी इंक्रीज हो रही है ना, तो ये अनसर्टेनिटीज बिल्कुल खत्म हो कर दी उसने, ठीक है। ये फायदा हमें मिला। अब दूसरा फायदा देखो क्या कह रहा है। दूसरा एक रहा है, इट क्रिएट द कॉन्फिडेंस अमंग द पीपल दैट एग्जिस्टिंग रेट। कह रहा है कि लोगों के बीच में कॉन्फिडेंस आया, जो एग्जिस्टिंग रेट है वो क्या रहेगा? कंटिन्यू रहेगा, फ्यूचर में वो चेंज नहीं होगा। तो उससे क्या हुआ हमें फायदा? अब कह रहा है कि एज अ रिजल्ट फॉरेन ट्रेड फ्लो मोर क्विकली एंड स्मूथली। तो फॉरेन का जो फ्लो है, मतलब फॉरेन एक्सचेंज का जो फ्लो है, इन आना और जाना जो चल रहा है, वो क्या स्मूथली चलेगा, क्विकली चलेगा, उसमें कोई भी चेंज नहीं आने वाला है, ठीक है। तो बोला हाँ, दो मेरिट्स हो गए। अब तीसरा मेरिट कह रहा है कि एज अ रिजल्ट एज एक्सचेंज रेट इज फिक्स बाय द गवर्नमेंट। अब देखो गवर्नमेंट ने क्या एक्सचेंज रेट फिक्स कर दिया। अब ये कह रहा है इसके मैंने, इसने क्या करा? पूरी तरीके से क्या करा है इसने? कह रहा है जो स्पेकुलेटिव ट्रेड ट्रांजेक्शन होती है उसको खत्म करा। अब स्पेकुलेटिव ट्रांजेक्शन कौन सी होती है? जो सट्टा ये बंदे करते हैं, ठीक है ना, जो सट्टे के लिए क्या ट्रांजेक्शन करते हैं। मान लो सपोज करो हुआ क्या, हमारे पास फॉरेन एक्सचेंज रेट जब कम होता है तो लोग क्या करते हैं ना, फॉरेन एक्सचेंज को बाई कर लेते हैं। किसके लिए? स्पेकुलेशन ट्रेड के लिए। आने वाले टाइम में अगर उसका प्राइस बढ़ेगा तो हम उसको सेल करेंगे। तो ये सारी चीज़ें खत्म हो जाती है, क्योंकि क्या है? फिक्स रेट है। रेट हमारा क्या है? फिक्स। अब अगर फिक्स रेट होता है, तो अगर फिक्स रेट है, आज भी फिक्स है, कल भी फिक्स है, 10 दिन बाद भी फिक्स है, तो क्या है? सट्टे की स्पेकुलेटिव जो ट्रांजेक्शन होती है पूरी तरीके से समाप्त। वो अगर बंदा आज 10 का खरीदेगा तो कल भी रेट 10 ही रहने वाला है, तो क्या करेगा? वो बेच सकता है? नहीं। तो सिंपल सी बात है, आज भी वही रहेगा, कल भी वही रहेगा। तो क्या है हमारे पास? क्या है? डिमेरिट है। पहला क्या डिमेरिट? ये स्टेबिलिटी लेके आता है किसके अंदर? फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में। दूसरा, हम लोगों के बीच में कॉन्फिडेंस क्रिएट करता है कि जो रेट है वो एग्जिस्टिंग रेट है, वो आज भी यही रहेगा, फ्यूचर में भी यही रहेगा। इससे क्या होता है हमारे पास?
जो फॉरेन ट्रेड होती है वो स्मूथली क्विकली चलती रहती है। तीसरा कह रहा है स्पेकुलेटिव ट्रांजेक्शन को क्या करता है, पूरी तरीके से खत्म कर देता है, हटा देता है। क्यों? क्योंकि सट्टे की क्रियाएं होती ही नहीं है, ठीक है। दूसरा हमारे पास कह रहा है इसके डिमेरिट्स, तो इसके डिमेरिट्स देखते हैं। कह रहा है उसके जो डिमेरिट्स है वो कौन से डिमेरिट्स है, ठीक है। अब कह रहा है जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट को क्या करना पड़ेगा, मेंटेन करना पड़ेगा लार्ज रिजर्व ऑफ गोल्ड। तो गोल्ड का रिजर्व क्या करना पड़ता है, मेंटेन करना पड़ता है। अब गोल्ड का रिजर्व अगर मेंटेन करेगी तो गवर्नमेंट को बहुत सारा गोल्ड रखना पड़ेगा। ये क्या है गवर्नमेंट के लिए। अब ये कह रहा है कि फॉर एक्सचेंज रेट एंड लेवल ऑफ फिक्स बाय इट, तो क्या करने के लिए गवर्नमेंट को एक्सचेंज रेट फिक्स करने के लिए मेंटेन करना पड़ेगा, सबसे बड़ी डिमेरिट है। गोल्ड अपने पास रखना पड़ेगा। अब दूसरा कह रहा है ये क्या करती है, डिस्करेज कर देती है वेंचर्स कैपिटल इन्वेस्टमेंट। तो वेंचर कैपिटल इन्वेस्टर क्या होती है, जो बाहर से लोग फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करते हैं देश के अंदर, उसको डिस्करेज करती है। उन्हें पता है कि जब इन्वेस्टमेंट की वैल्यू इंक्रीज ही नहीं होने वाली, ना डिक्रीज हो रही है ना इंक्रीज हो रही है, तो उससे क्या होता है, इंकरेज नहीं होते। सपोज करो एक आदमी ने क्या है फॉरेन एक्सचेंज करा है, फॉरेन एक्सचेंज की जो रेट थी, फॉरेन एक्सचेंज रेट जो है हमारे, मान लो सपोज करो फॉरेन एक्सचेंज जो है ना, फॉरेन एक्सचेंज की जो रेट है हमारे पास वो $1 बराबर क्या है हमारे पास 80। अभी कह रहा है इन फ्यूचर में भी यही क्या रहने वाली है, सेम टू सेम 80 रहने वाली है। तो बंदा कह रहा है कि एक कुछ इंक्रीज ही नहीं हो रहा है, इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा नहीं, इंक्रीज नहीं होगा, तो उसको डिस्करेज करेगी। तो बंदे कैपिटल लगाना पसंद नहीं करेंगे, इन्वेस्टमेंट करना पसंद नहीं करेंगे, क्योंकि अगर इन्वेस्टमेंट की वैल्यू जब तक डबल नहीं होगी तो हम इंकरेज नहीं होते। इसी तरीके से वो कह रहा है कि देखो वेंचर कैपिटल रेफर टू द इन्वेस्टमेंट इन द परचेज ऑफ फॉरेन एक्सचेंज इन इंटरनेशनल मार्केट एंड अर्न प्रॉफिट। तो बंदा प्रॉफिट कमाएगा नहीं, उसे पता है प्रॉफिट नहीं होगा, तो यहाँ पर क्या है इसमें लिमिटेशन है, बेनिफिट्स का। अब कह रहा है कि ये डिफिकल्ट टू डिटरमाइन द लेवल ऑफ विच एक्सचेंज रेट शुड बी फिक्स। तो इसमें क्या है ना, डिफिकल्टीज है किस तरीके से हम क्या करें, फिक्स करेंगे, क्या रहने वाला है क्या नहीं रहने वाला है। तो कह रहा है कि दे में भी इसमें क्या होता है, ओवर डिवेल्यूशन, कह रहा है अंडर रिवैल्यूएशन और ओवर रिवैल्यूएशन ऑफ करेंसी। तो करेंसी का अंडर वैल्यूएशन होता रहता है, अंडर रिवैल्यूएशन होता रहता है और ओवर वैल्यूएशन होता रहता है, यानी कि अंडर और ओवर वैल्यूएशन मार्केट में होता रहता है। तो ये क्या है, सबसे बड़ी डिफिकल्टीज है। पहला क्या था, हमारा मेंटेन करना पड़ेगा लार्ज रिजर्व ऑफ गोल्ड। दूसरा क्या है, ये वेंचर कैपिटल को क्या करती है, डिस्करेज करती है। तीसरा क्या है, लेवल ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, डिटर्मिनेशन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रेट क्या करना पड़ता है हमें, डिफिकल्टीज होती है फिक्स करने के लिए। तो हमारा कौन सा पहला मेथड है, कौन सा मेथड है हमारे पास, ये पहला मेथड है हमारे पास। अब हमारे इसी तरीके से हमारे पास क्या करना पड़ेगा, हमें तीसरा मेथड। अब ये कह रहा है हमारे पास क्या है, फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम। तो फ्लेक्सिबल, जैसा कि हमें बताइए बोल रहा है फ्लेक्सिबल की बात कर रहा है, तो फ्लेक्सिबल का क्या मतलब हो रहा है, देखो फ्लेक्सिबल, अब फ्लेक्सिबल में क्या होगा हमारे पास, डिमांड डिमांड एंड सप्लाई, डिमांड एंड सप्लाई की वजह से हम क्या करेंगे, हमारे पास फॉरेन एक्सचेंज रेट का क्या करेंगे, डिटर्मिनेशन। डिटर्मिनेशन कह रहा है कि अगर डिमांड बढ़ेगी और डिमांड क्या होगी, सप्लाई कम होगी, सिंपल सी बात, डिमांड भी इंक्रीज होगी सप्लाई भी इंक्रीज होगी। तो कह रहा है उसके बिहाफ पे हम क्या करेंगे, डिमांड एंड सप्लाई के बिहाफ पे हमें क्या करना, फॉरेन एक्सचेंज की रेट फिक्स करनी है। तो ये फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम है। तो अंडर कह रहा है कि अंडर, ठीक है, तो ये देखो सिंपल सी बात कह रहा है अंडर, ब्लैक अंडर फ्लेक्सिबल रेट सिस्टम ब्लैक की वन विच एक्सचेंज रेट डिटरमाइंड बाय द डिमांड फोर एंड सप्लाई ऑफ द करेंसी। तो करेंसी की डिमांड और सप्लाई के आधार पर क्या करेंगे, और ये डिमांड कहाँ होगी, इंटरनेशनल मार्केट के अंदर डिमांड और सप्लाई जो होगी हमारे पास फॉरेन करेंसी की, उसके आधार पर हम क्या करते हैं, डिटर्मिनेशन करते हैं फॉरेन एक्सचेंज। ब्लैक अंडर दिस सिस्टम एक्सचेंज रेट इज फ्लक्चुएट ड्यू टू न्यू द डिमांड एंड सप्लाई वेरियंस करेंसीज इन द इंटरनेशनल मार्केट। कह रहा है कि अंडर दिस सिस्टम से नो गवर्नमेंट इंटरवेंशन इन फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। तो फॉरेन एक्सचेंज मार्केट के अंदर गवर्नमेंट का कोई भी इंटरवेंशन नहीं होता है। इसका मतलब गवर्नमेंट के आधार पर नहीं, डिमांड मार्केट की डिमांड और मार्केट की डिमांड और मार्केट सप्लाई के आधार पर क्या कर रहे हैं, फॉरेन एक्सचेंज डिटर्मिनेशन कर रहे हैं, ठीक है। तो फॉरेन एक्सचेंज का डिटर्मिनेशन हो रहा है मार्केट की डिमांड और मार्केट की सप्लाई के आधार पर, ठीक है ना। चलो ठीक है ना, ये डायग्राम है बहुत गजब का डायग्राम, इसकी बात करते हैं डायग्राम। अब देखो यहाँ पर हमारे पास दो सिचुएशंस हैं, ठीक है ना, ये सिचुएशंस दी हुई है, ठीक है। अब ये जो सिचुएशन है हमारे पास, अब देखो ये जो पॉइंट है, ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट है हमारे पास, ठीक है। तो ये मान लो हमारे पास, तो हमारे पास जो फॉरेन एक्सचेंज रेट है, मान लो हमारे पास ये, हमारे पास यहाँ पर ये 90 रुपये है, और एक हमारे पास फॉरेन एक्सचेंज रेट जो है ये 80 है, और फॉरेन एक्सचेंज रेट जो है हमारे पास 70 है। अब देखो कई बार सीखा है कि हमारे पास क्या होती है, डिमांड होती है, एक सप्लाई होती है। जब भी फॉरेन एक्सचेंज रेट क्या होगी, हाई, तो हमारे पास सप्लाई क्या होगी, यहाँ पर हमारे पास सप्लाई हाई होगी हमेशा, ठीक है, सप्लाई हाई होगी। लेकिन हमारे पास जो डिमांड होगी, फॉरेन एक्सचेंज रेट होती है, डिमांड क्या होगी हमारे पास, मान लो सपोज करो हमारे पास ये 20, ठीक है। अब ये क्या हुआ, इसके बाद हमारे पास जैसे जैसे क्या होता रहता है, ठीक है ना, एक पॉइंट ऐसा आएगा कि ये भी क्या होगी हमारे पास, ये 40 होगा, और ये भी क्या होगा 40, यहाँ पर मान लेते हैं 40, यहाँ पर मान लो ये 100, और यहाँ पर क्या है ये 20, तो तीन सिचुएशन आ गई है। तो कह रहा देखो यहाँ पर हमारे पास क्या है 40 और 40, ठीक है।
₹80 पे, ये हमारा प्राइस है। फॉरेन एक्सचेंज 80 रुपये पर क्या है, यहाँ पर 40 की डिमांड है और 40 क्या है हमारे पास सप्लाई है। बट हमारे पास जब क्या था 90 था, तो हमारे पास डिमांड कितनी थी 20 और सप्लाई कितनी थी 100। और यहाँ पर क्या है, जब हमारे पास प्राइस 70 था और यहाँ पर हमारे पास क्या सप्लाई कम थी। अब देखो हमें क्या करना है, यहाँ पर डिमांड, मार्केट डिमांड और मार्केट सप्लाई की फोर्स से हमें क्या करना है, डिटर्मिनेशन करना है। तो जहाँ पर क्या रहेगी, डिमांड और सप्लाई एक दूसरे के बराबर होगी, वहाँ पर क्या डिटर्मिनेशन। अब देखो पहले से यहाँ पर डिमांड 20 है, तो कह रहा है जो हमारे पास फॉरेन एक्सचेंज रेट 90 है, तो यहाँ पर हमारे पास फॉरेन एक्सचेंज रेट 90 मान लेते हैं, यहाँ हम 80 मान ले रहे हैं, यहाँ हमारे पास 70। अब देखो यहाँ पर जो डिमांड है, ठीक है, अब देखो यहाँ पर कितना है, यहाँ पर कह रहा है कि डिमांड कितनी है 20 की, तो यहाँ पर सप्लाई कितनी है हमारे पास 80 की। फिर सेम पॉइंट, ये पॉइंट, यहाँ पर जो डिमांड है मेरे पास 100 की है यहाँ पर, ठीक है, ये हमारे पास 20 है और यहाँ पर क्या है 100, और यहाँ पर हमारे पास क्या है, ये 100 है और ये हमारे पास क्या है 20। अब दोनों अब बेटी, लेकिन ये जो पॉइंट है हमारे पास यहाँ पर क्या है, ये 40 है और ये 40, तो जहाँ पर ये दोनों एक दूसरे को क्रॉस करेंगे वहाँ पर इक्विलिब्रियम बनेगा, तो वही हमारी क्या कहलाएगी, डिटर्मिनेशन ऑफ प्राइस। क्या कहलाएगा वो, डिटर्मिनेशन ऑफ प्राइस कहलाएगा। ठीक है, तो आई होप ठीक है। अब देखो यहाँ से लेकर यहाँ और यहाँ से लेकर हमें यहाँ से यहाँ तक क्या करना पड़ेगा, ठीक है, कॉन्ट्रैक्शन। ये यहाँ से यहाँ तक क्या करेगा हमारे पास कॉन्ट्रैक्शन, और ये होगा एक्सटेंशन। तो यहाँ पर हमारे पास जहाँ इक्विलिब्रियम पॉइंट काटेगा वही हमारा क्या होगा, फॉरेन एक्सचेंज रेट। तो हमारे पास फॉरेन एक्सचेंज रेट डिटर्मिनेशन हो जाएगा मार्केट डिमांड और मार्केट सप्लाई के फोर्स से। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अब ये क्या कह रहा है, ये वही बता रहा है कि हमारे पास क्या है, डी डी वगैरह पूरी एक्सप्लेनेशन मार रहा है, डायग्राम एक्सप्लेनेशन कर रहा है, यहाँ से यहाँ तक उसकी क्या है एक्सप्लेनेशन है। ठीक है, अब जो हमारा ये एक्सप्लेनेशन बताइए कि डायग्राम में जो डी डी है वो डिमांड डिमांड कर्व है, हमारे पास जो एस एस है और सप्लाई कर्व है, हमारे पास क्या है आर वन क्या है हमारे पास, एक्सचेंज रेट वन है, एक्सचेंज रेट आर टू है, आर थ्री है। तो ये पूरी एक्सप्लेनेशन, जहाँ ये दोनों एक दूसरे को काटेंगे, डिमांड एंड सप्लाई एक दूसरे को कट करेंगे, वो हमारा क्या होगा, नया इक्विलिब्रियम पॉइंट होगा। ठीक है, अब ये कह रहे हैं इसके मेरिट्स, तो इसके मेरिट और डिमेरिट्स क्या है, फिर इसका फायदा क्या है, इसका हमारे पास इसका मेरिट। तो आओ पहले देखते हैं इसके मेरिट्स क्या क्या है हमारे पास। ठीक है, अब ये कह रहा है कि देखो इससे क्या करना, मेरिट फायदा ये है कि हमें गोल्ड का रिजर्व रिक्वायर्ड नहीं होगी, हमें गोल्ड का रिजर्व रखने की जरूरत नहीं है। तो कह रहा है कि गवर्नमेंट को होल्ड करने की जरूरत नहीं है लार्ज ऑफ गोल्ड। अब ये कह रहा है कि बिकॉज द कंट्री आर नो लॉन्गर यूजिंग द कन्वर्टेबल करेंसी। तो वो कह रहा है कि कन्वर्टेबल करेंसीज को रखेगी नहीं, गोल्ड को हमें कन्वर्ट नहीं कराना। आप क्या करें, डिमांड एंड सप्लाई के आधार पर क्या करेंगे, हम फॉरेन एक्सचेंज रेट फिक्स कर देंगे, तो हमें मेंटेन नहीं करना। दूसरा कह रहा है कि मेंटेन इक्विलिब्रियम, बस हमें क्या है इक्विलिब्रियम हमेशा मेंटेन करना पड़ेगा। अब देखो खुद डिमांड एंड सप्लाई यहाँ पर क्या है वो इक्विलिब्रियम खुद कर लेगी। अगर हमारे पास डिमांड ज़्यादा होगी, सप्लाई अगर डिमांड कम होगी सप्लाई ज़्यादा होगी, तो क्या अपने आप ऑटोमेटिकली क्या करेगी, एक्सटेंशन कॉन्ट्रैक्शन के बिहाफ पे क्या होगा हमारे पास इक्विलिब्रियम पॉइंट आ जाएगा। सेम तो कह रहा है इसके अंदर जो इक्विलिब्रियम पॉइंट है, फिक्स एक्सचेंज रेट मतलब कि सेल्फ एडजस्टिंग ऑटोमेटिकली रिमूव द डिसइक्विलिब्रियम इन द बैलेंस ऑफ द पेमेंट। ठीक है ना, बैलेंस ऑफ पेमेंट में अपने आप क्या इक्विलिब्रियम आ जाएगा, उसमें वो गेन कर लेगी। अब क्या है इसके अंदर क्या वेंचर कैपिटल ज़्यादा होगी, क्यों, क्योंकि भाई साहब भविष्य में बढ़ने की चांसेस ज़्यादा है। ठीक है ना, लोगों को होप है कि उनकी ग्रोथ के वो जो इन्वेस्टमेंट करेंगे वो ग्रोथ हो जाएगा, उसका प्रमोशन होगा। तो ये कह रहा है ये क्या कर रहा है, एक्सचेंज रेट जो है ना प्रमोट करता है वेंचर कैपिटल इन फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। तो फॉरेन एक्सचेंज मार्केट के अंदर वेंचर कैपिटल को क्या कर रहा है, प्रमोट। अब ये कह रहा है कि बिजनेस में एक्चुअली क्या होगा, ग्रोथ ऑफ इंटरनेशनल मनी मार्केट। तो इंटरनेशनल मनी मार्केट की क्या ग्रोथ होगी, और इससे जो हमारा बिजनेस है उसका क्या होगा, बिजनेस एक्सपेंशन में जाएगा। किसमें जाएगा, हमारा बिजनेस एक्सपेंशन करेगा। तो वो उम्मीद है ना बढ़ने की, फॉरेन एक्सचेंज रेट बढ़ेगा, फॉरेन एक्सचेंज रेट बढ़ेगा तो बिजनेस एक्सपेंशन करेगा, तो ये हमारे फायदे। अब दूसरा कह रहा है इससे स्टेबिलिटी, कह रहा है इसमें कह रहा है इन स्टेबिलिटी इन एक्सचेंज रेट। ठीक है ना, एक्सचेंज रेट में इनस्टेबिलिटी रहेगी। तो बात तो सही कह रहा है, देखो कह रहा है कि कभी हमारे पास क्या फॉरेन एक्सचेंज रुपये 90 रुपये था, अभी क्या हो सकता है 80 हो सकता है, कभी ये 92 भी आ सकता है। तो क्या हमेशा स्टेबल रहेगा, अनस्टेबल रहेगा, स्टेबल सेम टू सेम रहेगा, वो कभी इंक्रीज होगा कभी। तो ये क्या क्रिएट करेगा, देखो ठीक है ना, ये हमारे लिए क्या क्रिएट करेगा, ये अनसर्टेनिटीज को क्रिएट करेगा। ठीक है ना, अब देखो हमारे पास ठीक है, ये कह रहा है कि हमारे पास तो कह रहा है कि वैल्यू ऑफ करेंसी कीप ऑन चेंजिंग एज पर द डिमांड एंड सप्लाई ऑफ द फॉरेन एक्सचेंज। तो हमेशा कीप ऑन चेंजिंग रहेगी, क्या रहेगी, कीप ऑन चेंजिंग। अब कह रहा है कि क्रिएट द इन्फ्लेशनरी सिचुएशन, तो ये इन्फ्लेशनरी सिचुएशन लेके आती है, महंगाई की सिचुएशन ला सकती है, देश के अंदर महंगाई बढ़ सकती है। तो कह रहा है कि जनरली इन्फ्लेशन इन द इकोनॉमी, तो इन्फ्लेशन इन द इकोनॉमी का मतलब महंगाई की बात कर रहा है कि व्हेन देयर इज अ इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ इंपोर्ट ड्यू टू द डेप्रिसिएशन ऑफ करेंसी। कह रहा है कि अगर मार्केट के अंदर डोमेस्टिक करेंसी का क्या हो गया, डेप्रिसिएशन आ गया, डोमेस्टिक करेंसी के अंदर क्या आ गया, डेप्रिसिएशन आ गया। तो इससे होगा क्या, मार्केट के अंदर इन्फ्लेशन बढ़ेगी, क्या महंगाई बढ़ेगी। ठीक है, अब ये कह रहा है मतलब स्पेकुलेटिव एक्टिविटीज, कौन सी एक्टिविटीज की बात कर रहा है, स्पेकुलेटिव एक्टिविटीज। कह रहा है कि स्पेकुलेटर मैनिपुलेट द मार्केट एंड मेक द एक्सचेंज रेट टू लोअर एंड हाई। तो कह रहा है जो हमारे पास स्पेकुलेटिव ट्रेड है वो स्पेकुलेटिव ट्रेड कर सकती है। ठीक है ना, मान लो हमारे पास क्या है ना, एक बंदा है, ठीक है,
तो ये हमारे पास कोई बंदा है, ठीक है, ठीक है ना। अब ये क्या कर रहा है, देखो जब फॉरेन एक्सचेंज रेट हाई होती है तो ये क्या करता है, सेल, ये करता है सेल। और जब फॉरेन एक्सचेंज रेट कम होती है तो ये क्या करता है, बाई। अब इससे क्या है ना, ये बाई करके क्या करता है, बाई करके ना एक्सचेंज रेट क्या कर देता है, हाई, और सेल करके बाई क्या कर देता है, लो। तो ये हमेशा क्या करेगा, सेल, मतलब फॉरेन एक्सचेंज रेट को लो भी कर सकता है, फॉरेन एक्सचेंज रेट को हाई कर सकता है। तो ये क्या हमारा ठीक है ना, एक्सप्लेटर हो सकता है, मैनिपुलेट कर सकता है प्राइसेस को, तो इसी की बात कर रहा है, ठीक है। अब कह रहा है कि देखो फॉरेन एक्सचेंज मार्केट अनस्टेबल एंड डिस्करेज द फॉरेन ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट, ठीक है। तो ऊपर क्या, फॉरेन ट्रेड और फॉरेन इन्वेस्टमेंट को क्या कर रही है, वो डिस्करेज कर रही है यहाँ पर हमारे पास, ठीक है। तो हमारे पास क्या, दो मेथड हो गए कि हमारे पास फ्लेक्सिबल मेथड है और दूसरा क्या हमारे पास, और हमें तीसरा मेथड देखना है एक बार, ठीक है। तीसरा मेथड देखते हैं हम, ये हमारा तीसरा तीसरा मेथड कह रहा है कि मैनेज्ड, कह रहा है कि मैनेज्ड फ्लोटिंग रेट सिस्टम। तो मैनेज फ्लोटिंग रेट सिस्टम के अंदर होता क्या है, अब देखो इसका नाम क्या है, मैनेज। मैनेज का मतलब है इसके अंदर क्या है ना, इसके अंदर जो हमारे पास डिटर्मिनेशन है, डिटर्मिनेशन तो ये कह रहा है डिमांड एंड सप्लाई, डिमांड एंड सप्लाई के आधार पे भी होगा। और इसके अंदर गवर्नमेंट, गवर्नमेंट भी क्या करेगी, गवर्नमेंट भी इसके अंदर इंटरवेंशन करेगी, ठीक है ना। तो कह रहा है कि इसके अंदर क्या है, डिटर्मिनेशन जो होगा सो डिमांड और सप्लाई के आधार पे होगा, और गवर्नमेंट भी क्या करेगी, इसके अंदर इंटरवेंशन करेगी। तो देखो पढ़ के देखते हैं, ठीक है। तो कह रहा है कि फ्लोटेशन रेट सिस्टम इज अ सिस्टम, कह रहा है कि इन विच फॉरेन एक्सचेंज रेट इज डिटरमाइंड बाय द, कह रहा है कि मार्केट फोर्स, मार्केट फोर्स का मतलब डिमांड एंड सप्लाई, एंड ऑल्सो सेंट्रल बैंक इन्फ्लुएंस द एक्सचेंज रेट थ्रू द इंटरवेंशन। तो जो हमारे पास क्या है, सेंट्रल बैंक है वो इन्फ्लुएंस कर सकती है रेट को। अब वो इन्फ्लुएंस करेगी कैसे, देखो क्या करेगी, फॉरेन एक्सचेंज रेट खरीदे, फॉरेन एक्सचेंज करेंसी, फॉरेन करेंसी खरीदेगी और फॉरेन करेंसी को बेचेगी। अब कह रहा है कि बाइंग एंड सेलिंग ऑफ द फॉरेन करेंसी इन द फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। अब देखो होगा क्या, बताता हूँ मैं तुम्हें, ठीक है। मार्केट में मान लो हमारे पास फॉरेन एक्सचेंज रेट जो है हमारे पास हाई है, मान लो फॉरेन एक्सचेंज रेट पे 90 रुपये। तो जो हमारे पास सेंट्रल बैंक है वो क्या करेगी, सेल, सेंट्रल बैंक क्या करेगी, सेल करना शुरू करेगी। अब ये कब तक सेल करेगी, जब तक ये क्या इक्विलिब्रियम में ना आ जाए। और इसी तरीके से फॉरेन एक्सचेंज जो रेट है हमारा अगर कम होगा, मान लो 70 रुपये हमारा फॉरेन एक्सचेंज रेट है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट जो है ना ये क्या करेगी, बाई करेगी, ठीक है ना, फॉरेन फॉरेन करेंसी को बाई करेगी और फॉरेन करेंसी को बाई करेगी। अभी कब तक करेगी, जब तक ये इक्विलिब्रियम में ना आ जाए, वापस डिमांड एंड सप्लाई के आधार पर ये वापस इक्विलिब्रियम पॉइंट पे ना आ जाए, तब तक क्या करेगी, बाई करेगी और सेल करेगी। ध्यान रखना, जब फॉरेन एक्सचेंज रेट हाई होगा, फॉरेन एक्सचेंज रेट आएगा तो सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करेगी, सेंट्रल बैंक क्या करेगा, बताएगी फॉरेन करेंसी को बेचना शुरू कर देगा, बेचता रहेगा जब तक ये इक्विलिब्रियम पॉइंट पे ना आए। दूसरा, अगर फॉरेन एक्सचेंज रेट कम है तो वो क्या करेगा, बाई करेगा, कब तक, जब तक वो दोबारा इक्विलिब्रियम में ना आ जाए हमारे पास, ठीक है। तो वो यही कहना चाह रहा है। तो अब देखते हैं, अब कह रहा है एट दी सिस्टम सेंट्रल गवर्नमेंट इंटरवेंशन द स्ट्रिक्शन, ठीक है। तो कह रहा है कि जो हमारे पास इंटरवेंशन द स्ट्रिक्ट एंड इन्फ्लुएंस fluctuation in the exchange rate like so that exchange remain the within desired limit। तो कह रहा है क्या करने के लिए, हमेशा इंटरवेंशन करेगी, क्या करने के लिए, फॉरेन एक्सचेंज को, रेट को डिजायर लिमिट में रखने के लिए, ठीक है। अब ये देखो क्या कह रहा है हमारे पास, ठीक है। कह रहा है कि हाउ डज द मैनेज फ्लोटिंग सिस्टम जो है हमारे पास वर्क, किस तरीके से वो काम करता है, ठीक है। तो देखो क्या कह रहा है, फिर व्हेन सेंट्रल गवर्नमेंट फाइंड दैट, कह रहा है कि एक्सचेंज रेट इज टू हाई, अगर एक्सचेंज रेट क्या होता है, हाई, तो क्या कर रही है, बोलेगी देन, कह रहा है कि इट स्टार्टेड सेलिंग द फॉरेन एक्सचेंज, ये फॉरेन एक्सचेंज को क्या करेगी, कहेगी डॉलर में बेचना शुरू कर देगी, कहेगी इट रिजर्व टू ब्रिंग डाउन द रेट, क्या करने के लिए, रेट को कम करने के लिए। अब कह रहा है कि वैन सेंट्रल गवर्नमेंट को लगता है कि एक्सचेंज रेट जो है लो है, एक्सचेंज रेट क्या है, लो है, एप्रिसिएशन ऑफ द डोमेस्टिक करेंसी करेंसी, तो ये क्या करेगी, स्टार्टिंग बाइंग द फॉरेन एक्सचेंज, और फॉरेन एक्सचेंज को, रेट को क्या करेगी, खरीदना शुरू कर देगी फॉरेन करेंसी को। अब क्या करने के लिए, रेट को राइज करने के लिए, तो रेट क्या हो जाएगा, अपने आप ऑटोमेटिक इंक्रीज हो जाएगा, और इंक्रीज हो जाएगा तो बढ़ जाएगा, ठीक है ना। अब यहाँ पर क्या रहा है, मान लो फॉरेन एक्सचेंज का रेट जो था 78 था $1 का, अब क्या हो गया, आरबीआई रेडी टू लाइक टॉलरेट द स्मॉल फ्लक्चुएशन इन द फॉरेन एक्सचेंज लिमिट। अब ये क्या 77 से 79 हो गया, 77 से 79 हो गया। तो सर ने कह रहा है कि इसने क्या करा, इफ ड्यू टू चेंज इन द डिमांड एंड सप्लाई द एक्सचेंज रेट फॉल 75, तो कितना हो गया, कह रहा है कि 77 और 78 मतलब एक से ज़्यादा हमारा फॉरेन एक्सचेंज रेट है,
कह रहा है कि जो फॉरेन एक्सचेंज रेट है वो 79 और 77 इसके बीच में होना चाहिए, बट जो हमारा रेट है वो क्या हो गया 75। तो क्या औकात से ज़्यादा कम हो गया, क्या हो गया औकात से ज़्यादा कम। अब औकात से ज़्यादा कम हो गया तो आरबीआई ने क्या करा, आरबीआई का मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट, उसने क्या करा भाई डॉलर खरीदना शुरू कर दिया। अब डॉलर खरीदना शुरू करेगी तो डॉलर खरीदते खरीदते कहाँ तक, जब तक खरीदेगी जब तक या तो इसका रेट 77 ना हो जाए बढ़कर, या तो रेट क्या हो जाए 78 ना हो जाए। तो कब तक खरीदेगी, या तो 77 75 से 77 होना चाहिए या तो 78 होना चाहिए। ठीक है। अब इसी का उपाय अब है कि इफ ड्यू टू द चेंज इन द डिमांड एंड सप्लाई द फॉरेन एक्सचेंज रेट कितना हो गया 82। तो भाई ये कितना हो गया भाई औकात से ज़्यादा हो गया 82। अब बढ़ गया तो सेंट्रल आरबीआई क्या करेगा, अभी कह रहा है कि ये क्या करेगा, स्टार्ट करेगा सेलिंग डॉलर, डॉलर को बेचना शुरू करेगा। अब ये डॉलर को बेचना शुरू कब तक करेगा, जब तक इसका रेट कम हो के 77 ना हो जाए या तो 78 ना हो जाए। तो जब तक 82 से 78 तक ना हो जाए जब तक वो क्या करेगा खरीदेगा, और खरीदते खरीदते अगर हो जाएगा तो यहाँ पर बैलेंस आ जाएगा, दोबारा क्या जाएगा हमारे पास बैलेंस आ जाएगा। ठीक है। तो ये हमारे पास तीन तीन के तीन वो हो गए। तो हमारा क्या हमने पहला पढ़ा। ठीक है। तो हमारे पास क्या है, एक वो हमारा फिक्स हो गया, पहला फिक्स। दूसरा हमारे पास क्या था, फ्लेक्सिबल। तीसरा हमारा, ठीक है, तीसरा हमारा हो गया मैनेज। मैनेज तो तीनों की तीनों मैथड हो गए, कंप्लीट हो गए। ठीक है। तो हमारे क्या हो गए, तीनों के तीनों सिस्टम खत्म हो गए।